ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संदीप फुकन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन जे चौधरी। इस प्रोग्राम में हमारे साथ विशेषज्ञ श्री संदीप जी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे मेगा प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिन्हें आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। दो स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, किस तरीके से हमारी जो केंद्रीय सरकार है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पुश कर रहे हैं, इनको शुरू किया है और कंप्लीट भी कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ ऑनगोइंग कुछ और प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च इन्होंने कर रखा है। संदीप जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो केंद्रीय सरकार की रही है, उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके दिमाग में आते हैं जो हमारे सुनने वाले हैं वो जानना चाहते हैं? देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी गए थे वो तो उन्होंने जैसे वो गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत, जोधपुर से साबरमती, अहमदाबाद साबरमती के लिए वंदे भारत, दो ये ट्रेन को झंडी दिखाई उन्होंने अभी। और ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है क्योंकि बड़े फेमस टूरिस्ट स्पॉट से जाएंगे। चाहे वो लखनऊ गोरखपुर वाला वंदे भारत जो है वो अयोध्या होके जाएंगी, और जो साबरमती जोधपुर है वो जोधपुर होते हुए माउंट आबू रोड अहमदाबाद साबरमती तक जाएगी, जहां साबरमती गांधी जी का आश्रम है। तो फिर उन्होंने जो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान वो उन्होंने प्रोजेक्ट किया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले गांधी शांति पुरस्कार मिला था गीता प्रेस को, जो कि अपनी 100वीं जयंती मना रही है। तो वहां भी प्रधानमंत्री जी वहां मुख्य अतिथि रूप से गए, और इसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने अपने जो उनके लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, वहां पे उन्होंने डेडिकेट किया। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सोननगर रेलवे स्टेशन, वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो लगभग 7,000 करोड़ 6,760 करोड़ से बनी हुई ये लाइन है, जो गुड्स का मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगा। कई सारे और रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, गाजीपुर सिटी, औनिहार, जौनपुर, भटनी, औनिहार लाइन, ये कई और लाइनें हैं जिनको उन्होंने आज जो प्रोजेक्ट का वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और इन लाइनों में वो डेडिकेट किया। इसके अलावा कई ऐसे सड़कें थी, लगभग 18 सड़कें बनारस में। फिर एक इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल जो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के कैंपस में आया। फिर एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट, उनके अंदर से कुछ रेजिडेंशियल कॉलोनीज, पुलिस जो कर्मी हैं उनके लिए। तो कई सारे फिर मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट में एक जो श्रद्धालु जाते हैं जो नहाने के लिए, गंगा जी में नहाने के लिए, स्नान के लिए, तो उनके लिए एक फ्लोटिंग जेटी और एक बेदिंग स्टेशन बनाया गया। तो कई सारे ऐसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी हरी झंडी प्रधानमंत्री जी ने दिखाई। संदीप जी, आपने वाराणसी की बात की, बनारस जो है वहां से गंगा एक्सप्रेसवे कैसे कनेक्टेड है, इस एक्सप्रेसवे के बारे में बताइए। और जो गंगा नदी है इसका क्या महत्व है इस मेगा प्रोजेक्ट के प्लानिंग में? देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये 2 फेजेस में बनी जाएंगी। और पहला फेज पिजौली जो मेरठ से शुरू होके, और ये आपका ये जाएगा प्रयागराज के जूदापुर गांव है, और इसकी जो शिलान्यास हुआ था दिसंबर 2021 में। और ये दूसरे फेज में फिर प्रयागराज से शुरू होके ये बलिया तक जाएगा, और मेरठ से हरिद्वार, ये सेकेंड फेज है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये आप सुनते ही होंगे कि भाजपा की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है वो हमेशा बोलती है कि अब उत्तर प्रदेश जो है वो एक्सप्रेस प्रदेश बन गया है। कई सारे एक्सप्रेसवेज आए हैं, और उनमें से सबसे महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, वो गंगा एक्सप्रेसवे है, जो लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और एक बार जब ये हो जाएगा तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, तो इसमें आवागमन के लिए प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सुविधा होगा। ये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत ये बन रही है,
और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट कई सालों से चल रही थी। इसकी एक्चुअली शुरुआत अगर आप देखें तो लगभग ये मतलब इसकी परिकल्पना जो प्लानिंग वो लगभग 2007 में ही हुआ था, लेकिन इतने साल लगे और जबकि लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम थी और भी इश्यूज थे, लेकिन ये आहिस्ते आहिस्ते ये सब दूर होता गया। और जैसे कि मैंने कहा कि एक फोकस्ड अप्रोच है इसमें कि ये किया जाए, फोकस्ड अप्रोच है कि एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देने के लिए। तो अभी ऐसे कौन से तंत्र सरकार ने अपना रखे हैं इस डबल इंजन सरकार ने जो यूपी में है, जो केंद्रीय सरकार भी इनकी, ताकि वो जो रेगुलेटरी क्लियरेंसेस हैं, लैंड एक्विजिशन है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हैं और जो टेंडर प्रोसेस है, जो ई टेंडर प्रोसेस है, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स को चुनते हैं और फाइनेंसिंग कैसे इनको दिया जा रहा है ताकि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं सारे इंप्लीमेंट हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है, जब भी केंद्र में और राज्यों में जब एक ही पार्टी की सरकार हो तो कई सारी चीजों में बहुत सहूलियत हो जाती है, क्योंकि एक तो आपस में समन्वय बहुत अच्छा बैठता है। दूसरी बात यह है कि जैसे चाहे वो प्रोजेक्ट साइज का हो या प्रोजेक्ट प्लानिंग हो या फाइनेंस हो, ये सारी चीजें जब दोनों जगह एक ही, क्योंकि राजनीतिक कोई मतभेद या विवाद वैसे होता नहीं है और जैसे मैंने कहा कि समन्वय अच्छा होता है और फिर बड़े आराम से वो चीजें जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद ये बात सच है कि चाहे आप कितने भी समन्वय कर ले, लेकिन कई चीजों में जैसे जमीन की आवंटन में दिक्कत आती है, लैंड एक्विजिशन जिसे हम बोलते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, उससे डिले होते हैं। तो लेकिन अगर आप फोकस्ड अप्रोच रखे तो ये कुछ सालों में हमने देखा है कि प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकार भी एकदम एक फोकस्ड अप्रोच रखा है कि ये जरूरी है, ये सुविधाएं, ये बुनियादी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसीलिए ये लोग पूरे ताकत लगा के दोनों केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने, चाहे मैंने कहा जैसे आपको चाहे आवंटन की बात हो, अलाइनमेंट की बात हो या टेंडरिंग की बात, ये आपने अच्छी सवाल पूछी कि ये टेंडरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं टेंडरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकारी तंत्र में आपको पता है कि अगर किसी को टेंडर मिला और अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया और किसी एक को ही मिलना है या 2 को मिलना है या 3 को मिलना है, कुछ लोग जिनको नहीं मिलना है वो कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, वो जिसे हम बोलते हैं कि लिटिगेशन में अटक जाते हैं और सालों साल लग जाते हैं। तो जब आप पूरे ट्रांसपेरेंसी से उसको निकालते हो और जब सब उसमें सहभागी है, सबको पता है कि क्या प्रक्रिया है, आपने क्या रेट्स कोट किए थे, बाकी के किन्होंने क्या रेट्स कोट किए थे, तो उसमें लिटिगेशन, जैसे ही आप लिटिगेशन का जो संभावना है उसे कम करते हो, कई सारी चीजें उसी से सुलझ जाती है। और मैं कहूंगा कि इसी दिशा में दोनों सरकारें काम करती है, मतलब दोनों सरकार मतलब प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी। और आजकल ये आम सी बात हो गई है कि सरकारी तंत्र में ई टेंडरिंग का बहुत महत्व बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में तो जैसे मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां तो सरकार कांग्रेस की है वहां राज्य में। और लेकिन देखिए, जहां तक विकास की बात है, ये राजनीति से परे है, राजनीति से ऊपर है, क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट थी जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत, मतलब जिसे हम बोलते हैं नक्सली प्रभाव बहुत ज्यादा था। पिछले 8-9 सालों में हमने देखा कि 3,500 किलोमीटर की परिकल्पना की गई थी नेशनल हाईवेज की, और अभी पिछले 9 सालों में, और इन 9 सालों में लगभग 3,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 500 किलोमीटर जो परिकल्पना, जो प्लान्ड प्रोजेक्ट थे, उसमें से अब 500 किलोमीटर बचे हैं। और उसी तादाद में जैसे विकास होता गया, उसी तादाद में जो काफी कम हो गए हैं घटनाएं भी, जो आतंक हमले जो होते थे, पहले लगभग 126 हमले हुए, अब उसे एक भी हो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी कम होते होते 70 तक आ गया है। तो ये काफी एक अचीवमेंट कहा जाना चाहिए, क्योंकि जितने दूर दराज के इलाके हैं जो एक्सेसिबल नहीं है, जो कट ऑफ है,
जितनी कट ऑफ रहेगी उतनी ही उसमें ये सब जो नक्सली गतिविधियों के लिए एनकरेजमेंट होगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे आप उसमें विकास ले जाओगे, आप सड़कें खोल दोगे, आप वहां पे मार्केट्स बनाओगे, आप स्कूल्स खोलोगे, हॉस्पिटल खोलोगे, उससे बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जब लोग विकास को अपने आंखों से देखने लगेंगे तो ये फिर जो प्रवृत्ति है कि नक्सलियों को शरण देना या उनके साथ चले जाना, वो बहुत हद तक कम हो जाता है, जो हम देख रहे हैं होते हुए छत्तीसगढ़ में। ये फाइनेंसिंग के बारे में कुछ बताइए, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, ये जो असिस्टेंस लोन्स देते हैं, किस तरीके से इसका प्रयोग होता है इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में? देखिए, जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे एक्सप्रेसवे आपने कहा, या एक्सप्रेसवे हुआ, या बहुत बड़े ब्रिजेस, रोड ब्रिजेस हुए, रेलवे प्रोजेक्ट्स हुए, तो ये इसमें इतनी बड़ी तादाद में ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। ये कोई 1-2 साल में आपको वो नहीं मिलना है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है। इसमें 1-2 साल में आपको कि आज आपने शुरू किया और 2 साल में खत्म हो गया और उसमें प्रॉफिट होना है, ये कई बार 5 साल 10 साल। तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नॉर्मली जो मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, यही लोग करते हैं। और इनका ये बेसिक कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कैसा है, आपका प्रोग्रेस कैसा है, और उसके बेसिस पे वो आपको फंडिंग करते हैं। और भारत का ट्रैक रिकॉर्ड इसमें काफी अच्छा है। संदीप जी, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने आज फाउंडेशन स्टोन ले किया है छत्तीसगढ़ में। उन्होंने बात की है जो प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं 7,500 करोड़ वर्थ, पर उन्होंने ये भी बात की कि छत्तीसगढ़ जो है वो 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्टेड है। उसके बारे में कुछ बताइए सर। बिल्कुल, देखिए, ये छत्तीसगढ़ का जो लोकेशन है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है पश्चिमी साइड में, उत्तरी साइड में उत्तर प्रदेश है, और उड़ीसा और झारखंड ईस्ट में है, और आंध्र प्रदेश वो साउथ में है। मतलब आप चाहे आप आंध्रा जाना चाहे, या आप महाराष्ट्र जाना चाहे, या आप यूपी आना चाहे, आप छत्तीसगढ़ एक बहुत ही अच्छा हब है ट्रांजिट के लिए। और ये जैसे हम जानते हैं कि महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है या आंध्र प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये दोनों से कनेक्ट करती है, और ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जब आप दूर दराज के इलाके जब खोल देंगे, गांवों को खोल देंगे, और विकास जब लोग अपनी आंखों से देखेंगे, तो जो नक्सली एक्टिविटीज है या ऐसे जो वो एक्टिविटीज है वो अपने आप ही कम हो जाना। जो जब आप विकास को महसूस करोगे तो फिर उस पे वो अंडरग्राउंड जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलाइट मूवमेंट है वो रूट्स नहीं लेगी, वो को शय नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सरकारें जो हैं इस पे ध्यान दे और विकास की गति को तेज करे। संदीप जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमारे साथ चर्चा की इतने डिटेल में, जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जो मेगा प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसको आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स कहा जा रहा है, जिस तरीके से बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है, जिस तरीके से आम आदमी को बेनिफिट मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक संदीप फुक्कन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन जे चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।